हेलो दोस्तों, मैं संदीप आपका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल में। तो आज मैं ये वीडियो ख़ास तरीके से इसलिए बना रहा हूं कि जो भी हमारे दोस्त थे जो इंट्राडे में ट्रेडिंग करते हैं, वो मोस्टली किसी न्यूज़ की वजह से या फिर खुद के मन से कोई स्टॉक पसंद है उनको, इसलिए सुबह बाय करते हैं और एक टारगेट का इंतज़ार करते हैं। बाद में स्टॉक थोड़ा सा प्लस जाता है, पॉजिटिव होता है, प्रॉफिट में आता है, तो उनका टारगेट और बढ़ जाता है। और बहुत से बार सुबह प्रॉफिट होने के बाद दोपहर को फिर से एंट्री लेके गलती कर देते हैं और फिर से अपना प्रॉफिट भी जाता है और खुद के कैपिटल में से उनका माइनस होता है। तो इनका जो इमोशन है, हमारा जो ये लोग हैं हमारे, तो इसमें इस फेज से मैं भी गुजरा हूँ, बहुत सारे अपने ट्रेडर गुजरते हैं। तो जो हमारा जो इमोशन होता है, हमारी भावनाएं होती है, ये चीज़ें हम पे हावी होती है। तो इस वजह से जब प्रॉफिट हो रहा होता है तो हम एग्ज़िट कर देते हैं जल्दी। जल्दी कहने से मैं कहूँगा कि जो टारगेट होना चाहिए हमारा फर्स्ट, उससे पहले ही हम एग्ज़िट कर देते हैं बहुत। और जब लॉस हो रहा होता है तो लॉस हमें जल्दी बुक करना चाहिए, एक सर्टेन लेवल पे वो बुक करना चाहिए। लेकिन लॉस को हम होल्ड करते हैं और ऐसा लगता है कि यहाँ से रिवर्स होगा, फिर थोड़ा नीचे जाएगा, नीचे जाने के बाद सोचते हैं कि हाँ अभी यहाँ से रिवर्स होगा, लेकिन स्टॉक हमारी दिशा में रिवर्स नहीं होता है और वो लॉस बहुत बड़ी अमाउंट में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस चीज़ को रोकने के लिए ट्रेडिंग के कुछ प्राइस एक्शन के रूल्स होते हैं कि आपका स्टॉप लॉस और टारगेट जो है वो 1:2 होना चाहिए। मतलब अगर आप एग्जाम्पल के लिए 1 रुपये का स्टॉप लॉस लगा रहे हो तो आपका टारगेट 2 रुपीज़ का होना चाहिए। उससे ज़्यादा हो तो अच्छा है, लेकिन वैसा सिनारियो आपके चार्ट पे बनना चाहिए। तब आप 1 रुपये का स्टॉप लॉस लेके 3 रुपये का टारगेट या 4 रुपये का टारगेट रख सकते हो। लेकिन मिनिमम 2 रुपये का टारगेट आपका होना चाहिए अगर आप 1 रुपये का स्टॉप लॉस लगा रहे हो। अगर आप 50 पैसे का स्टॉप लॉस लगा रहे हो तो आपका 1 रुपये का टारगेट मिनिमम होना ही चाहिए। अगर ऐसा सिनारियो बनता है, ऐसी कंडीशन चार्ट पे आपको दिखती है, तभी तभी और तभी आपको ट्रेड लेना है। अगर हमारे चार्ट पे सिग्नल प्योर पॉइंट ऐसा दर्शाते हैं तभी आप ट्रेड ले सकते हो। तो इस कंडीशन में हमें अभी चार्ट का एनालिसिस कैसे करना है ये हम एक शॉर्ट में देखेंगे। इस पे डिटेल मैं संडे को सीरीज़ भी बना रहा हूँ। एक शॉर्ट सेशन रखेंगे जिसमें हम रिस्क और रिवॉर्ड के बारे में और चार्ट एनालिसिस के बारे में 1 घंटे के लिए डिस्कशन करेंगे, आपकी क्वेरीज सॉल्व करेंगे। बस मेरी आशा इतनी ही है कि जो भी मैं संडे को बताऊंगा या इस वीडियो में बताऊंगा, इसको आप प्रैक्टिस करिए। अगर आपको ये चीज़ें एक बार में समझेंगे नहीं, आप पेपर पे लिखिए, वीडियो को पॉज करके लिखिए, एक एक पॉइंट को लिखिए। मैं और भी आगे एडवांस वीडियोस बनाऊंगा। तो ये सीरीज़ की जो वीडियोस है ये डेट के हिसाब से आप देखिए, मैं उसका नंबर भी दूंगा। चार्ट एनालिसिस या टेक्निकल एनालिसिस पार्ट 1, 2, 3, ऐसे मैं उसको नंबर्स दूंगा। हम मोस्टली इस जो हमारा जो स्ट्रैटेजी है इसको प्राइस एक्शन बोलते हैं। तो इस एनालिसिस में हम कोई भी इंडिकेटर यूज़ नहीं करते। जैसे कि आपने सुने होंगे इंडिकेटर, जैसे इचिमोको क्लाउड हो गया, आरएसआई हो गया। तो ये चीज़ें हम नहीं देखते। हालांकि हम वॉल्यूम ही नहीं देखते, इसमें हम देखते हैं मोस्टली मार्केट की लेवल्स, प्राइस की लेवल्स, कि कौन से लेवल पे सेलर्स ज़्यादा है, कौन सी लेवल पे बायर्स ज़्यादा है और उनके स्टॉप लॉसेस कहाँ है। ये हम चीज़ें प्राइस एक्शन से ढूंढते हैं और वैसे हाई प्रोबेबिलिटी लेवल पे हम ट्रेड लेते हैं। तो ऐसी ऐसी लेवल्स होती है चार्ट पे जो कि एक नॉर्मल चार्ट में नहीं दिखते हमको। जहाँ बड़े ट्रेडर्स के स्टॉप लॉस हो या बड़े ट्रेडर जिस लेवल के टारगेट के लिए काम कर रहे हो, ये हमको नॉर्मल चार्ट पे नहीं पता चलता। तो इस सब के लिए हमें कुछ सेटिंग्स करनी होती चार्ट पे। तो
अगर आप ज़ेरोधा में हैं तो ज़ेरोधा में आपको जाना है, नीचे ये जो आपका क्लाइंट आईडी दिखता है उस पर क्लिक करना है। फिर सेटिंग्स आएगा, सेटिंग्स पे क्लिक करना है। सेटिंग्स पे क्लिक करने के बाद चार्ट आईक्यू का चार्ट हमको एक्टिवेट करना है। ट्रेडिंग व्यू नहीं करना, चार्ट आईक्यू करना है। चार्ट आईक्यू करने के बाद बैक आना है। बैक आने के बाद हमारा जो फेवरेट है निफ्टी बैंक, इसको ओपन करना है। आप निफ्टी भी कर सकते हो, दोनों का मूवमेंट का स्पीड थोड़ा कम ज़्यादा है। स्पीड से कहूँगा मैं कि जो पॉइंट है, मूवमेंट के पॉइंट से ये थोड़े कम ज़्यादा है, लेकिन एक डायरेक्शन सेम होता है। निफ्टी अगर अपवर्ड जाएगा तो बैंक निफ्टी भी 95% ऑफ द टाइम उसी डायरेक्शन में जाता है, और जाना भी चाहिए, क्योंकि जो निफ्टी में 52 स्टॉक्स है उनमें से ही कुछ स्टॉक्स बैंक निफ्टी में भी है, तो निफ्टी और बैंक निफ्टी का कोरिलेशन होता है। तो अभी हम निफ्टी बैंक का चार्ट ओपन करेंगे। ये हमारे इंडेक्स का चार्ट है, फ्यूचर का नहीं। तो इंडेक्स के चार्ट में ये जो लाइंस आपको दिख रही है, तो ये है पिवट पॉइंट्स। तो आपने पहले भी पिवट पॉइंट के वीडियोस देखे होंगे। तो पिवट पॉइंट की वैल्यू क्या है इसको मैं एक बार बताऊंगा। तो ये ब्लैक लाइन जो आपको दिख रही है 33,419.85, ये जो लाइन है ये पिवट है, हमारा सेंट्रल पिवट। इसके ऊपर की जो भी लाल कलर की लाइंस है ये हमारे रेजिस्टेंसेस है। तो अभी अगर प्राइस हमारा पिवट के आसपास हो, यानी कि 33,419.85 के आसपास प्राइस हो, तो इस लेवल पे हमारे लिए ऊपर की लाल लाइनें रेजिस्टेंसेस है और नीचे की ग्रीन लाइंस है वो सपोर्ट है। लेकिन अगर रेजिस्टेंस को प्राइस क्रॉस करके ऊपर जाता है तो जिस रेजिस्टेंस को क्रॉस किया वो रेजिस्टेंस भी हमारा सपोर्ट बन जाता है, और नीचे वाले सपोर्ट दूर के सपोर्ट बन जाते हैं। तो इसका रीज़न, इसकी साइकोलॉजी में आपको बताता हूँ। जब भी कोई पिवट ब्रेक होता है तो उस पिवट पे जो भी सेलर थे वो सेलर्स के पोजीशंस उनको स्क्वायर ऑफ करनी पड़ जाती है, क्योंकि उनके स्टॉप लॉसेस ऊपर होते हैं, तो वो एग्जिट हो जाते हैं और प्राइस शार्पली ऊपर चला जाता है। तो जैसे स्टॉप लॉसेस उनके कट जाते हैं, क्योंकि उन्होंने सेल का ट्रेड लिया होता है। सेल का ट्रेड कब लेते हैं आदमी, कि उनको लगता है कि यहाँ से मार्केट नीचे जाना चाहिए, या फिर बड़े इंस्टीट्यूशन ज़्यादा क्वांटिटी में सेल करेंगे तो वहाँ से मार्केट नीचे गया हुआ होता है। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि जो शार्प रैली आई है, यहाँ से पहली शार्प रैली आई है, तो यहाँ से ही क्यों आई इसका भी हम देखेंगे। यहाँ से हमारी बुलिश कैंडल शुरू हुई है, तो ये लेवल आप देखिए, यहाँ पे 12 बजे लगभग 29 को 2 बार मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ रिवर्स हुआ था। फिर 31 तारीख को भी 2 बार मार्केट रिवर्स हुआ था, और 1 तारीख को भी मार्केट यहाँ से रिवर्स हुआ था, जो कि ओपनिंग में हुआ था। तो ये जो लेवल है, ये सेलर इस लेवल पे बहुत है ऐसा पता चलता है। तो जाहिर सी बात है कि इस लाइन के ऊपर सेलर्स के स्टॉप लॉसेस होंगे। तो जैसे ही कुछ न्यूज़ आई अच्छी, तो बायर्स ने इस तरह से प्राइस की मूवमेंट की, इतनी क्वांटिटी में खरीदा कि सेलर के स्टॉप लॉसेस कट गए, और पटापट 2-3 बुलिश कैंडल ऐसी बनी कि सेलर्स को अपना स्टॉप लॉस कट करना पड़ा, तभी ये कैंडल्स बनी है। तो हमको ये लेवल्स को मार्क करना है कभी भी। ये जो टर्निंग पॉइंट है पिछले दिन का या पिछले 4-5 दिन का, तो ये जो लेवल है ना, हमें मार्क करके रखनी है। ऐसी कॉमन लेवल हमको ढूंढनी होती है।
इसके अलावा भी 2-3 सेटिंग्स है वो हमको करनी है। तो जैसे ही ये स्टॉप लॉसेस कटे तो आप देखेंगे कि रैली देखिए, मेरी लाइन है अभी 33,530 पे, और 3 कैंडल में मार्केट पहुंच गया आपका 33,800 के आसपास। 830 भी पकड़ा तो भी लगभग 500 पॉइंट चला गया मार्केट। और वो कितने टाइम में गया वो देखते हैं। यहाँ से क्या लगभग 15 मिनट के अंदर ही गया। 15 मिनट के अंदर 500 पॉइंट बैंक निफ्टी भागा है। तो मेरा बताने का मकसद यही था कि हमको एंट्री सही टाइमिंग पे लेनी है। मन किया तो कभी भी शॉर्ट नहीं करना है, मन किया तो कभी भी बाय नहीं करना है स्टॉक को। या फिर इंडेक्स का भी बात करें, इंडेक्स में जैसे कि हम मोस्टली इंडेक्स में ऑप्शंस में काम करते हैं, तो कभी भी कॉल खरीदना नहीं है, या कभी भी पुट खरीद के बैठना नहीं है। आपको लेवल्स देखनी है, मार्केट किस तरह में मूवमेंट दे रहा है। और कुछ हम ट्रेनिंग के अंदर भी सीखेंगे। कुछ चार्ट पैटर्न है ओपनिंग कैंडल्स के बिहेवियर पे बेस्ड, वो पैटर्न्स है, तो वो पैटर्न देख के ही हमको राइट लोकेशन पे, चार्ट पे जो है लोकेशन है, राइट लोकेशन पे एंट्री लेनी है। क्योंकि ऑप्शंस में क्या होता है, टाइम वैल्यू डिक्रीज होती है। अगर आपका मार्केट एक जगह पे ही, एक रेंज में ही काम करने लगा, तो आपकी टाइम वैल्यू तो गिरने वाली ही है। और सबसे ज़्यादा बुधवार या गुरुवार जो एक्सपायरी के डेज है, गुरुवार जो एक्सपायरी का डे होता है, और गुरुवार को छुट्टी रही तो बुधवार को ही एक्सपायरी हो जाती है। तो एक्सपायरी के नियर ये डेज होते हैं, तो इस दिन बहुत ज़्यादा टाइम डिके होता है। गुरुवार को तो बहुत होता है टाइम डिके। इसकी वजह से आप जो बड़ी बड़ी क्वांटिटी में ऑप्शंस उठाते हो, ये ऑप्शंस ज़ीरो होने के चांसेस होते हैं। तो ये ज़ीरो होने की वजह से आप बहुत बड़े लॉस का सामना करते हो। तो इससे बचने के लिए हमें चार्ट का लोकेशन देखना पड़ेगा, और उस हिसाब से स्टॉप लॉस भी सेट करना पड़ेगा। तो इस लेवल पे अगर ये लेवल आपने पहले ही मार्क की होती, तो आप देखेंगे कि 1 तारीख का चार्ट देखते हैं। 1 तारीख को मार्केट नीचे खुला, सॉरी 1 तारीख को गैप अप हुआ था, लेकिन जो कैंडल थी वो बेयरिश थी। जो सेकंड कैंडल थी वो बेयरिश थी। नीचे की तरफ आया मार्केट, उसने एक सपोर्ट लिया एक लेवल पे। वो लेवल भी कॉमन है, देखिए सपोर्ट की लेवल भी कॉमन है। तो सपोर्ट लेने के बाद ये जो पिछला रेजिस्टेंस का एरिया था, जो सेलर्स का एरिया था, यहाँ पे मार्केट आके थोड़ा कंसोलिडेट हुआ। टाइमिंग भी देखिए कंसोलिडेशन का, 1:15 से लेकर लगभग 1:50 तक, लगभग 35 मिनट्स के लिए मार्केट यहाँ पे रेंज में ट्रेड हुआ। और इसके बाद मार्केट ने जो 15 मिनट में 500 पॉइंट की रैली दी है, ये इसका रीज़न हमको यहाँ पे क्या करना चाहिए वो हम देखेंगे। तो हमको इस वक्त हम क्या कर सकते हैं, ये जो हमारे लेवल मार्क है, हम यहाँ पे लॉन्ग ट्रेड लेने की सोचेंगे। क्योंकि रेजिस्टेंस के पास आया है, आप कोई भी ट्रेड ले लो। आपको अगर लग रहा है कि किसी न्यूज़ की वजह से, किसी सेंटिमेंट की वजह से अगर आप लॉन्ग ट्रेड लेते हो, तो आपका स्टॉप लॉस कहाँ रहेगा? आपका स्टॉप लॉस इस लाइन के थोड़ा सा क्लियरेंस छोड़ के, यानी कि बैंक निफ्टी के 50 पॉइंट नीचे स्टॉप लॉस रहेगा। ताकि अगर मार्केट यहाँ से नीचे भी जाता है, ये जो क्रॉस करने वाली कैंडल है, ये कैंडल के क्लोज पे नियर अबाउट यहाँ पे अभी आपने बाय कर लिया एक बुलिश साइन समझ के, तो आपका स्टॉप लॉस रहेगा कैंडल का लो। यानी कि ये जो हाई ब्रेक हुआ है, लगभग ये हाई का नीचे का लेवल, यहाँ पे स्टॉप लॉस रहेगा आपका। तो आपका कितने पॉइंट का स्टॉप लॉस होगा? यहाँ पे एंट्री ली सपोज आपने 33,630 पे, तो आपका स्टॉप लॉस नीचे आता है लगभग लगभग 150 पॉइंट का स्टॉप लॉस पकड़ लीजिए। 150 पॉइंट का बैंक निफ्टी में स्टॉप लॉस है, और आपका टारगेट डबल होना चाहिए। यानी कि 300 पॉइंट का तो मिनिमम टारगेट होना चाहिए। तो यहाँ से 930 33,6 33,930 होना चाहिए। तो बराबर उतना तो आराम से अचीव किया, उससे ऊपर ही गया मार्केट। तो आप देख सकते हो 1 तारीख को मार्केट टारगेट तक तो गया है। मतलब एक जो स्टैंडर्ड टारगेट होता है, अगर आप 150 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेते हो, तो आपका टारगेट
300 पॉइंट का होना चाहिए। और ये बड़े ट्रेडर्स देखिए उनका बराबर वो टारगेट अचीव करते ही है। आप पैक की भी हिस्ट्री देखेंगे तो ये टारगेट अचीव करते ही है, वो 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड फॉलो करते हैं। कभी कभी इनमें बहुत ज़्यादा घमासान हो जाता है तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, उतना तो हमको देखना पड़ेगा कि कहाँ पे रिवर्सल आ रहा है तो वहाँ पे प्रॉफिट बुक करके लेना पड़ेगा हमको। चार्ट को छोड़ के ट्रेड नहीं करना है, चार्ट का थोड़ा सा नज़रों के सामने रखना ही पड़ेगा, ताकि अगर रिवर्सल हो रहा हो तो हमारा प्रॉफिट जितना हमको मिल सके रिवर्सल पे हम ले लेंगे। यानी कि अगर यहाँ पे आपने एंट्री ली है 630 पे और यहाँ तक मार्केट गया और यहाँ पे रिवर्स होने की कोशिश की, तो इस कैंडल पे आपको निकल जाना है। 1:2 का अगर नहीं मिल रहा है तो जितना पॉइंट में मिला है तो आपको निकल जाना है। 630 पे एंट्री मिली, 800 पे भी निकल गए आप, तो भी आपको 150 पॉइंट मतलब जितना रिस्क लिया था उतना तो प्रॉफिट आपको मिल जाएगा। और लेकिन यहाँ पे अगर बुलिश कैंडल बनती है तो आप 300 के प्रॉफिट के लिए रुकिए, वो तो हमारा स्टैंडर्ड रूल है। तो इस हिसाब से हमको ट्रेड को मैनेज करना पड़ता है उस टाइम पे। तो ये एक सिंपल एग्जांपल था, ऐसे और भी पैटर्न है, लगभग 15 टाइप के पैटर्न है मार्केट के ओपनिंग के बिहेवियर के हिसाब से। तो मैं वन बाय वन उनको संडे को एक्सप्लेन करूँगा। और किसी को अगर पर्सनली ट्रेनिंग चाहिए हो तो पर्सनली भी ट्रेनिंग में दूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आप इस तरह से रिस्क रिवॉर्ड अगर फॉलो करोगे तो आपकी एंट्री गलत भी हुई तो आपका स्टॉप लॉस जाएगा बैंक निफ्टी में 150 पॉइंट का। आपने अगर ऐसे 10 ट्रेड लिए, 10 दिनों में 10 ट्रेड हुए, दिन में एक ट्रेड हुआ सपोज, या फिर 2 ट्रेड हुए, जो भी ट्रेड हुए टोटल आपके अगर 10 ट्रेड होते हैं उसमें से आपके 5 ट्रेड फेल होते हैं और 5 ट्रेड सक्सेस होते हैं। तो सक्सेस वाले ट्रेड में आपको मिलेंगे 1500 पॉइंट बैंक निफ्टी में, और फेल वाले ट्रेड में आपके जाएंगे लगभग 750 पॉइंट। तो ओवरऑल बैंक निफ्टी में आपको 750 पॉइंट का प्रॉफिट होगा। तो ये होता है रिस्क टू रिवॉर्ड। यानी कि आप जब रिस्क लेते हो तो 150 पॉइंट के ले रहे हो, और जब प्रॉफिट लेते हो तो 300 पॉइंट के प्रॉफिट के लिए काम कर रहे हो। इसमें से कुछ कुछ 1:1 पे भी क्लोज करने पड़ेंगे, कुछ 300 के ऊपर भी जाएंगे। तो ऑन एन एवरेज आप 750 पॉइंट छोड़ दीजिए, 500 पॉइंट भी आप अगर 10 दिनों में प्रॉफिट में रहते हो, बैंक निफ्टी में 500 पॉइंट में भी रहते हो, तो भी आप अगर अगर 1 लाख की आपकी कैपिटल है तो 1 लाख की कैपिटल पे आप नियर अबाउट आप अगर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हो तो आपकी हेजिंग में बनता है नियर अबाउट 4 लॉट बनते हैं, यानी 100 क्वांटिटी और एक लॉट में आपको नियर अबाउट 2000 का प्रॉफिट तो हो जाएगा। नियर अबाउट 8 से 10% आपको आराम से मिलेगा। और इस सभी पैटर्न की अच्छे से प्रैक्टिस की तो लगभग ये प्रॉफिट आपका 20 से 25% तक भी जा सकता है 10 दिनों में। तो 20% अगर आपको मिल रहा है तो ऐसा 20 दिनों में आपका महीने का 40% तक प्रॉफिट आप सेफली निकाल सकते हो। इसमें हमने फेलियर्स भी कंसिडर किए हैं, हमारे स्टॉप लॉसेस जो ट्रिगर होते हैं वो भी कंसिडर हुए। ये सब पकड़ के आपको 40% तक प्रॉफिट मिल सकता है। तो 30 या 40% महीने में बहुत अच्छी बात है। 1 लाख की कैपिटल में 30,000 भी आपको मिल रहे हैं या 40,000 मिल रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। आप कैपिटल को डबल करने की मत सोचिए एक दिन में, ये कभी कभार ही होता है और उसके लिए बहुत इवेंट का इंतज़ार करना पड़ता है। साल में एक आध बार होता है, 2 बार होता है, लेकिन ऐसे एक दिन को ढूंढते ढूंढते अगर आप आपका कैपिटल ही खो बैठोगे तो आपके ट्रेडिंग करने का स्टाइल बहुत गलत है। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो लगभग 20 मिनट का हो चुका है। बात करने के लिए बहुत कुछ है लेकिन टाइम की कमी है और इतना लेंदी वीडियो कोई देखेगा नहीं। तो जो भी ये साइकोलॉजी आपको बेसिक अगर अच्छा लगा हो और आप अपनी ट्रेडिंग में कुछ बदलाव कर पाए हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। और आपको और पैटर्न अगर आगे देखने हो तो प्लीज़ कमेंट करिए। थैंक्स अ लॉट।